नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, जब इंसान हर तरह से टूट जाता है, बिखर जाता है, जब उसको कुछ सोचता नहीं है कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे उसकी भला हो, कोई राय लेता है, राय पर अमल करता है और जब उसका फल नहीं मिलता है तब वो ज़्यादा परेशान हो जाता है। ऐसे रास्ते पर वो जाने को सोचता है जो कभी वो उस रास्ते पर कभी गया ना हो। दोस्तों, आज की कहानी जो मुझे भेजे हैं उनका नाम है अजय। अजय दिल्ली के वासी हैं। ये जो घटना उनके साथ में घटी थी, पूरा उनके परिवार के साथ में, साल था 2002 की। तो आइए चलते हैं इस घटनाक्रम में अजय जी के ही शब्दों द्वारा। दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। यह जब घटना का शुरुआत हुई थी ना, तब मैं लगभग 26 साल का हो चुका था। मैं अपने से बड़ी बहन, जिनको मैं प्यार से दीदी बुलाया करता था, उनकी शादी हो चुकी थी, ससुराल चली गई थी। इसके बाद जीजा जी के साथ में वो कभी कभी हमारे घर पर आया करती थी। हम दोनों में बहुत ही मोहब्बत था, बहुत ही हम एक दूसरे से प्रेम करते थे। लेकिन और भी हमारे घर में लोग रहते हैं, मेरी मम्मी और पापा। पापा ट्रेडिंग का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, और मेरी मम्मी बीमार रहा करती थी उन दिनों में। मेरे पापा बहुत परेशान रहते थे, मम्मी के इलाज में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते थे। मैं भी मम्मी के साथ, पापा के साथ हॉस्पिटल का चक्कर काटता रहता था कि कैसे भी उनकी तबीयत सुधर जाए। तबीयत तो सुधरी, लेकिन पापा की जो आर्थिक स्थिति थी उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ा था, तब जाकर के मेरी माँ भली चंगी हो पाई थी। अब पैसा तो बहुत लगा था, कर्जे भी लेने पड़े थे। इसके बाद जो पापा थे ना, वो टूट से गए थे। मम्मी समझाती थी कि चिंता मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। वो कहते थे कि हाँ, सब कुछ सही हो जाएगा, मैं भी जानता हूँ, लेकिन अभी क्या करूँ, इतना मैं मार्केट से कर्जा ले चुका हूँ। आज तुम तो जानती हो ना कि मेरे पास में अब कुछ भी नहीं बचा है। पैसे वो लोग मांग रहे हैं, कहाँ से चुकाऊँ? एक ले दे करके यही घर है, एक ऑफिस है। ऑफिस बेच देता हूँ तो मेरा काम धंधा खत्म हो जाएगा। घर बेच देता हूँ तो फिर हम रहेंगे क्या? ये घर मेरा नहीं, मेरे पुरखों लोग का है। इस घर को मैं बेच नहीं सकता। मैं ऐसी बातें अक्सर सुना करता था। मम्मी पापा जब एकांत में बैठते थे, अकेले में बैठते थे, तो अपने दुख सुख को अपने शब्दों में क्या कहा करते थे। मैं कभी कभी उनके घर में चला जाता था किसी काम से, तब वो मुझे देख करके चुप हो जाती। मैं समझ जाता कि ये सब बातें मुझसे बताना उचित नहीं समझते थे, लेकिन मैं समझता था, सब समझता था। दीदी की शादी में बहुत सारा पैसा खर्च हुआ था, वो भी मैं जानता था। घर की माली हालत ठीक नहीं थी, लेकिन पापा छुपाने का बहुत काम करते थे। मुझे तो लगता ही नहीं था कि कभी उन्होंने मुझसे बोला हो कि बेटा, अब हमारी माली हालत बिगड़ चुकी है। जब भी मैं उनसे पूछता था, हाँ सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। मैं जानता था कि पापा मम्मी हमसे छुपा रहे हैं, हमसे जो आर्थिक स्थिति है इस वक्त की वो बता नहीं रहे थे। लेकिन मैं क्या करता, मैं भी चुपचाप तो नहीं रह सकता था। मुझे तो सब मालूम हो चुका था। मैं भी पापा के साथ ऑफिस में बैठा करता था। अब तो पापा बहुत कम ही जाते थे, अक्सर ज़्यादातर मैं ही उस ऑफिस में जाता था। और उनका भरोसे का एक व्यक्ति था, शर्मा जी। शर्मा जी ऑफिस को देख रेख करते थे। अब एक तरह से उस ऑफिस का बॉस वही थे। पापा तो कभी कभी जाया करते थे जब शर्मा जी बुलाया करते थे। इसके बाद उनका ऑफिस में दिल लगता ही नहीं था, घर में आ जाते थे। मैं जानता था इस वजह से ज़्यादातर वो परेशान रहते थे, धन की कमी की वजह से। और वो धन के चक्कर में लगे रहते थे कि धन की उगाही कहाँ से हो, कहाँ से धन प्राप्त हो, जो कर्जे हैं हम उनको चुका सकें, अपना काम को आगे बढ़ा सकें। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था। मेरे मम्मी पापा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति थे, सुबह मंदिर जाते थे, पूजा पाठ करते थे। लेकिन जब
ये सब घटना हमारे घर में घटी ना, माँ के साथ में, आज तब से मेरे पिता का जैसे विश्वास ही टूट गया था। मंदिर तो जाते ही नहीं थे, ना पूजा पाठ की तरफ कभी ध्यान देते थे। मतलब बहुत कुछ हमारे घर में बदल चुका था। कभी कभी दीदी आ जाती थी तो मैं और दीदी चुपचाप घर की स्थिति के आकलन करते थे। मैं बताता था कि दीदी, ये लोग हमसे कुछ बताते नहीं हैं, मम्मी पापा कुछ भी मुंह नहीं खोलते, तुम्हें तो कुछ जानकारी होगी, मम्मी कुछ ना कुछ बताई होगी। तब कहती कि नहीं भाई, मुझे भी जितना तुम्हें जानकारी है उतना ही जानकारी है, मम्मी कुछ ज़्यादा हमसे इस विषय में बात नहीं करती, देखो सब कुछ सही हो जाएगा, ईश्वर पर भरोसा रखो। दीदी मुझे बहुत समझाती थी, लेकिन उनका भी घर बार था तो उनको भी जाना पड़ता था। तब मैं उस घर में अकेले पड़ जाता था। दिन भर तो समय पास हो जाता था, लेकिन जब घर लौट के आता था ना, तो घर बड़ा अजीब मुझे महसूस होने लगा था। एक ऐसा माहौल मुझे अलग सा लगता था। इसी घर में हम लोग जन्म लिए, पैदा हुए, बड़े हुए, खेलते हुए, हम और दीदी। और आज ये घर बिल्कुल विपरीत लगता था। वो घर था ही नहीं जैसे मुझे बचपन में मिला था। जैसे सब कुछ बदल चुका था। घर में उदासी हमेशा छाई रहती थी। मैं निराशा में डूबा रहता था। जब भी घर में आता था मैं निराशा में भर जाता था, रोने का मन करता था। ना जाने इस घर में ऐसा क्या हो चुका था, मैं समझ नहीं पा रहा था। आखिरकार मेरे जो पिता हैं वो एक रात जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। जब मैं नींद के मजे ले रहा था, मुझे लगा कि शायद सपने में ऐसा कोई बुरा सपना देख रहा हूँ जिसमें मेरे पिताजी चीख चीख करके चिल्ला रहे हूँ, मुझे बुला रहे हूँ, आवाज़ दे रहे हूँ। तब मैं भाग करके जाता हूँ। नींद जब खुलती है, आवाज़ पिताजी के कमरे से आ रही थी। वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, मेरा नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन सपने में लगा कि वो मेरा नाम लेकर पुकार रहे हैं। जब मैं अंदर दाखिल होता हूँ, मम्मी रो रही थी, पलंग पर बैठी हुई और रो रही थी। अब पिताजी जो थे ना, कभी इस कोने, घर के इस कोने, कभी उस कोने में जा जा करके चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या इस घर में, पिताजी को क्या हो गया। आधी रात के वक्त ये कोने कोने घर में जा रहे हैं, वहाँ जैसे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। माँ रोए जा रही थी, पिताजी को शांत कराने की कोशिश कर रही थी कि आप आ जाओ, आ जाओ, इधर बैठो, इधर बैठो, और तबीयत बिगड़ जाएगी, और तबीयत बिगड़ जाएगी। लेकिन पिताजी पर तो कोई धौन सवार था, वो रुक नहीं रहे थे। कभी इस कोना दौड़ के जाते थे, कभी उस कोना, जैसे कोई चीज़ कोने के अंदर में दबी पड़ी हो और उसको वो ढूंढ रहे हो। ऐसा क्या चीज़ था जिसको वो ढूंढ रहे थे। जब मैं मम्मी से बोलता हूँ, मम्मी रोने लगती है। मैं मम्मी का जब आंखों में आंसू देखता हूँ तो मैं दहल जाता हूँ। मम्मी को चुप कराता हूँ, लेकिन मम्मी कहती है, पापा को संभालो, पापा को संभालो। तब मैं कहता हूँ, पापा को हुआ क्या है। उस वक़्त तो बताती नहीं, कहती है अभी नहीं, अभी नहीं, मैं बाद में सब कुछ बताऊंगी, बाद में सब कुछ बताऊंगी, अभी पापा को संभालो, अभी पापा को संभालो। मैं भाग के जाता हूँ, पापा को पकड़ने की कोशिश करता हूँ, और तब मुझ पर आंखें बड़े बड़े तरेर देते हैं। आवाज़ कुछ अलग सी उनकी लगती है। अब मुझसे कहते, तू दूर हो जा, तू मुझसे तू दूर हो जा, मेरे नज़दीक मत आ, मेरे नज़दीक मत आ। उनके तेवर बदले हुए थे। ऐसा क्या हुआ था वो मुझे पहचान नहीं रहे थे। मैं उनके तेवर देख करके बहुत ही शौक में पड़ गया था, डर गया था। आखिर उनके साथ में हुआ क्या, मैं कुछ भी समझ में नहीं पा रहा था। जैसे तैसे मैं उनको पकड़ करके लाता हूँ, उनको शांत कराता हूँ। मम्मी जब उनका हाथ पकड़ करके उनके सर पर हाथ फेरने लगती है, तब धीरे धीरे वो शांत होते हैं। मैं उस पल को कभी भूलता नहीं हूँ। उनका चीखना, चिल्लाना, हर कोने की तरफ भागना, दौड़ना, ना जाने उस कोने के अंदर में ऐसा क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। मैं जो अपनी आंखों से देखा था समझ में नहीं आ रहा था, और मम्मी भी कुछ बताने को राजी नहीं थी उस वक्त में। खैर पापा तो शांत हो गए थे। मैं काफ़ी देर तक वहाँ बैठा रहा, और इसके बाद धीरे धीरे पापा को जैसे सब कुछ याद आने लगा था। जैसे उनकी याददाश्त चली गई थी, मुझे तो भूल ही गए थे। तब वो कहते हैं, बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है, रात ज़्यादा हो गई है, जाके आराम कर, सुबह तुझे ऑफिस में भी जाना है। बिल्कुल बदल गए थे।
कुछ ही देर में जो उनका असली जो दूसरा रूप देखा था और अभी दूसरा रूप देख रहा था। आखिर क्या हुआ था पापा के साथ में, ऐसा मैं समझ नहीं पा रहा था। मम्मी मुंह खोलने को राजी नहीं थी। मैं बोला भी कि ऐसा क्या हुआ, कुछ तो बताओ, तभी तो मैं कुछ मदद कर पाऊंगा। तब कहती, बेटा अभी नहीं, सुबह होने दे, मैं सब कुछ बताऊंगा, तुझसे कुछ छिपाऊंगी नहीं, बस सुबह हो जाने दे, किसी तरह से सुबह हो जाए, अब मैं सब कुछ तेरे को बताऊंगी, तुझसे नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी। मैं अब क्या करता, मैं अपने कमरे में आ जाता हूँ, उसके बाद मैं सो नहीं पाता। क्या छुपा रही मेरी माँ, क्या उस घर में हो रहा है, पापा ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे थे, क्या चल रहा है इस घर में। मैं कुछ अलग ही महसूस कर रहा था। मैं बताया ना कि मैं कुछ दिनों से इस घर में जैसे ही ऑफिस से आता था बड़ा मन उदासी से भर जाता था। ऐसा करता था कि मैं बैठ कर के कमरे में अकेले में रोऊं, उदास उदास सा रहने लगा था। और इसके बाद ये घटना घट जाती है और फिर मुझे नींद भी तो नहीं आती। मैं सुबह में जाकर के किसी तरह से सो पाता हूँ और तब मम्मी आके मुझे जगा देती है। उठो उठो बेटा, अजय उठो, अजय उठो, तेरे पापा सो रहे हैं, अभी अभी नींद में हैं, वो सब बात मैं तुझे बताना चाहती हूँ, तू जाग बेटा, नींद खोल नींद खोल। और तब मैं अपनी आंखें खोल देता हूँ। मम्मी मेरे पास में बैठ जाती हैं। मैं चेहरा देख रहा हूँ, उनके होठ थरथरा रहे थे, उनकी आंखों में आंसू मुझे दिखाई दे रहा था कि कब गिरेंगे कब गिरेंगे। मैं उनका चेहरा मोहरा देख करके और डर जाता हूँ कि आखिर हुआ क्या इस घर में, पिताजी के साथ में ऐसा क्या घटना रात में घटी थी, मम्मी इतनी डरी डरी क्यों लग रही है। मैं पूछना चाहता था, तब तक मम्मी बोल पड़ी, सुन बेटा, तेरे पापा अब बदल गए हैं, तेरे पापा पहले वाले नहीं रहे, कुछ बहुत गलत हो रहा है इस घर में, कुछ बहुत गलत हो रहा है। मैं तेरे पापा को ये सब करने से मना किया था, लेकिन वो मेरी बात को बिल्कुल टाल गए, वो मेरी बात बिल्कुल सुनने से इनकार कर दिए। ऐसा कौन सा बात था। मैं माँ की तरफ देख रहा था। माँ अब लगातार बोलती जा रही थी। जैसे जैसे माँ बोलती जा रही थी मैं तो एक अलग दुनिया में पहुंच चुका था। मैं साइंस का विद्यार्थी था, साइंस पढ़ा लिखा था, और साइंस ऐसी बातों पर बिल्कुल मानता ही नहीं है जो माँ मेरी बात को कह रही थी। मैं अपनी माँ को चेहरा देख रहा था और जब माँ के शब्द पूरे हो गए तब मैं कहता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता माँ, बिल्कुल मैं इस चीज़ को मानता नहीं हूँ, तुम्हारे मन का भरम है, तुम्हारे मन का भरम है। और तब माँ कहती है कि बेटा, रात में जो अपने पापा का हालत देखा वो भी मन का भरम है, वो भी उसी का हिस्सा है बेटा जो मैंने तुम्हें बात बताई। मैं एकदम माँ का चेहरा देखता ही रह गया था। माँ कभी झूठ बोलती नहीं थी, और खास करके मेरे से। जो माँ ने कहा था उनके अनुसार सब कुछ उस बात में सच्चाई थी, लेकिन मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति था ना, लड़का था, इसलिए मैं उस बात को ज़्यादा महत्व नहीं दे रहा था। ऐसा नहीं होता माँ, जैसे आप बता रही हो ना, अब दुनिया बदल चुकी है, कहाँ तुम अंधविश्वास में अभी तक पड़ी हो। ऐसा मैं मानता नहीं हूँ, ऐसा होता भी नहीं है, फिल्मों में जरूर होता होगा लेकिन हकीकत में नहीं। माँ ने जो बताई थी वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। माँ का कहना था कि देख बेटा, मेरे इलाज पर बहुत सारा पैसा खर्च हुआ था, तुझे पता भी है, तू भी तो साथ में था। तेरे पापा हर हॉस्पिटल में जाते थे जहाँ लगता था कि हाँ ये डॉक्टर बढ़िया है, ये हॉस्पिटल बढ़िया है, मैं जल्दी से स्वस्थ हो जाऊंगे। तेरे पापा मुझे बहुत चाहते थे और वो नहीं चाहते थे कि मैं इस दुनिया से चली जाऊं, और उसके लिए जी जान से मेहनत कर रहे थे, पैसा पानी की तरह बहा रहे थे, और उसी चक्कर में बहुत सारा कर्जा चढ़ चुका था। और तब मैं स्वस्थ हो गई, और उसके बाद जो कर्जा दिए थे उनको तो भी लौटाना था पैसा, सारा पैसा तो घर का खर्च हो चुका था। तेरे पापा बहुत परेशानी में पड़ गए थे और अपने रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मदद नहीं किया। तब अब करते तो क्या करते, अब घर के अंदर में रहने लगे, समझ में नहीं आ रहा था कि अब करें तो क्या करें। इसके बाद मुझसे कहते कि मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं जल्दी लौट के आऊँगा। मैंने उनसे पूछा ऑफिस जा रहे हो, तब कहते कि नहीं, किसी काम से जा रहा हूँ। और उसके बाद जब सुबह निकलते हैं तो देर रात को आते हैं।
मैं उनसे पूछती हूँ कि कहाँ गए थे। तब वो बताते हैं कि देखो, मैं एक ऐसे लोग को ढूंढ रहा था, मुझे कुछ ऐसा काम करवाना है जिससे मेरी सारा जो कर्जा है उतर जाए। मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ कि जल्दी से मेरे पास में पैसा आ जाए, और इसके लिए मैं एक तांत्रिक का तलाश कर रहा हूँ जो तंत्र मंत्र के द्वारा मुझे ऐसी कुछ चीज़ें दे दे जिससे मेरी गरीबी दूर हो जाए, जो कर्जा है मैं लौटा सकूँ। तब मैंने उनको बहुत डांटा था, बहुत समझाया था कि ये सब तुम्हारे मन का वहम है, भरम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो, या ऐसा चक्कर ठीक नहीं होता है। लेकिन तेरे पापा कहाँ मानने वाले थे। सुबह निकलते थे और फिर देर शाम को, कभी देर रात को आते थे और कहते थे कि हाँ, आज मैं एक तांत्रिक से मिला था, उसने मुझे बहुत सारा उपाय बताया और वही उपाय मैं कर रहा था। उसका कहना था कि हाँ, ऐसा काम कर लोगे तब तुम्हारा कर्जा आसानी से चुक जाएगा, तुम्हें ज़रूर कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन वो काम मैं किया, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल रही थी। मैं दूसरे तांत्रिक के पास गया, तीसरे के पास गया, लेकिन हर कोई कहता था कि हाँ, आपका काम पूरा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं था। इसके बाद मेरे किसी खास व्यक्ति ने बताया कि ऐसे नहीं, वो भी तंत्र मंत्र का जानकार था, और वो कहने लगा कुछ ऐसी किताबें भी हैं जिसमें मंत्र तंत्र सब कुछ लिखा हुआ है। उस किताबों का अध्ययन करो और उसमें जो लिखी हुई बातें उस पर तुम अमल करो, देखना जरूर तुम्हारे पास में ऐसी कोई शक्ति आ जाएगी और जिससे तुम्हारा कर्जा भरपाई हो जाएगा। और उसके बाद तेरे पिताजी किताबों का ढेर लगा दिए। वो जो भी पता करते कि हाँ, इस किताब में कुछ तंत्र मंत्र है, कुछ औरों से अलग है, उस किताब को ढूंढ कर लाते थे और उस पर रिसर्च करते थे। उन बातों में जो लिखा होता था उस पर अमल करते थे। अब रात में तो ये जो मेरा घर है, जिस घर में हम दोनों व्यक्ति रहते थे, तेरे पापा और मैं, उस घर में उनका साधना केंद्र बन चुका था। घर के अंदर ही पूजा पाठ करते थे और किताबों में जो लिखा हुआ चीज़ होता था उसको वो सब कुछ वैसे ही करती जिस तरह से विधि विधान बताया गया था। अब इसके बाद जब सफलता नहीं मिल रही थी तब उदास रहने लगे। मैं उनको समझाती थी कि देखो, आप अपने काम पर ध्यान दो, आप ऑफिस में जाओ, अपने बिजनेस को देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन कहते थे कि मैं ऑफिस में जाऊंगा तो कर्जा वाला आकर के मुझे तंग करेंगे, मैं उनसे मुंह कैसे दिखाऊंगा, उनसे आंखें कैसे मिलाऊंगा। जब तक मैं उनका कर्जा पूरा नहीं कर दूं तब तक मैं ऑफिस नहीं जाया करूंगा। शर्मा जी है ना, सब कुछ संभाल तो रहे हैं, मैं क्या करूंगा ऑफिस में जा करके। ऐसी बातें कह कर मुझे टाल देते थे। उनको भी लगने लगा कि जो किताबों में लिखा हुआ है सब कुछ सही नहीं होता है। तंत्र मंत्र से वो मुंह फेर चुके थे। अब तांत्रिक के पास तो जाते नहीं थे, क्योंकि बहुत सारे तांत्रिक के पास घूम के आ चुके थे। जो चाहते थे उनको मिलता नहीं था। और तब उनको लगने लगा कि नहीं, ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे हैं, मुझे दिलासा दे रहे थे। अब देखो मेरे साथ में कुछ भी नहीं हुआ। और इसके बाद ज़्यादा फोकस वो किताबों में करने लगे, पुरानी पुरानी किताबें ढूंढने लगे तंत्र मंत्र की। और एक बार उनके पास में एक किताब हाथ लग गई थी जो बहुत ही पुरानी थी, और उसमें जो कुछ तरकीब लिखा हुआ था उसको आजमाने लगे। दीवार पर कोने कोने में कुछ निशान बनाने लगे। वो निशान में ऐसा क्या था मैं तो समझती नहीं थी। मुझे तो लगता था कि ये खाम खा कर काम कर रहे हैं, इससे कुछ होना नहीं। मैं तो आराम से सो जाती थी। ऐसे कई रातों तक उन्होंने किया, दीवारों पर कुछ निशान बनाते थे, लेकिन निशान कुछ दिखाई नहीं देता था और मैं तो सो जाती थी। ऐसा तो कई रातों से चल रहा था। मुझे लगा कि जब इनको नींद लगने लगेगी तब आकर के सो जाएंगे। लेकिन एक रात वो मुझे उठाने लगे, उठो 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 उठो, मैंने रास्ता ढूंढ लिया है, मैंने रास्ता ढूंढ लिया है। मैं नींद में थी, मैं समझ नहीं पाई कि आखिर कौन सा रास्ता ढूंढें। मैं जब उनको तरफ देखने लगी तब उनकी आंखों में चमक थी, बड़ा प्रसन्न नजर आ रहे थे। कह रहे थे कि देखो, मैं तुमसे कहा था ना, मैं एक रास्ता जरूर ढूंढूंगा। वो रास्ता मुझे मिल गया है, वो रास्ता मुझे मिल गया है। तब मैं कहने लगी कौन सा रास्ता।
मैं नींद में थी। मैं बहुत एक तरह से नींद से बोझिल थी। मैं बस ऐसे ही अनमने भाव से उनसे बोल रही थी, कौन सा रास्ता, कौन सा रास्ता, क्या मिल गया, अरे देखो आधी रात से ज़्यादा हो गया, आओ सो भी जाओ, सुबह बात करेंगे। लेकिन वो मुझे जगा रहे थे। मैं नींद में बोझिल थी, मेरी आंखें भारी भारी थे और वो कह रहे थे कि देखो मैंने एक रास्ता बना लिया है, मैं उस रास्ते से अंदर जाऊंगा और मैं उन शक्तियों को पा लूँगा। मुझे वो रास्ता मिल चुका है, वो रास्ता मुझे मिल चुका है। मैं मन ही मन सोचने लगी, ऐसा कुछ रास्ता नहीं होता है। मैं कहने लगी, आओ तुम भी सो जाओ, मुझे भी नींद लग रहा है। अब वाकई में उस रात मुझे बहुत नींद लग रही थी। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैं नींद में जा चुकी थी। और उसके बाद उस घर में क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब सुबह मेरी आँख खुलती है तो पापा मेरे साथ में बगल में लेटे हुए थे और सपने में जैसे देख रहे थे, सपने में बुदबुदा रहे थे। और तब मैं उनको उठाती हूँ और तब उठते हैं। मैं कहती कि रात में कुछ कह रहे थे ना, मैं नींद में बोझिल थी, मैं सुन नहीं पाई थी। और तब उठ के बैठ जाते हैं और कहते हैं, हाँ मैंने एक रास्ता तलाश कर लिया। तुम्हें विश्वास नहीं था ना, मैं तुम्हें रात में दिखाना चाहता था। अब दिन में वो रास्ता मुझे नज़र नहीं आएगा। रास्ता इस कोने में है, इस कोने में। वो कूद जाते हैं उस कोने में और वहाँ एक बड़ा सा निशान उंगली से बनाते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा रास्ता है, एक दरवाज़ा है। मैं उस दरवाजे को खोल दिया हूँ। अब जो आत्माएं हैं ना, हमसे सीधी बात कर रही है। मैंने रात में एक आत्मा से बात भी किया और उसने मेरे मदद करने के लिए कहा है और उसके लिए मुझे कुछ इंतजाम भी करना है। उसके सेवा भाव के लिए मुझे आज एक तैयारी भी करनी है। मुझे लगा कि अभी रात का जो बातें जैसे वो हमेशा किया करते थे, ऐसी झूठी बातें होंगी, इसमें कोई दम नहीं है। मैंने उन बात को ज़्यादा परवाह नहीं किया। लेकिन तेरे पापा बड़ा खुश नज़र आ रहे थे, वो चहक रहे थे, हाँ कह रहे थे उस आत्मा के लिए मुझे स्वागत के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, वो रात को भी आएगी। मैंने सब कुछ अपना दुख दर्द उसको बता दिया है, वो मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गई है। लेकिन उसको खाने पीने के लिए मुझे इंतज़ाम करना पड़ेगा। शाम होते ही पैसा वैसा मुझसे ले जाते हैं। अब तुझे पता ही मेरे घर में कितने पैसे होते हैं, गिनती के पैसे होते हैं। पैसे ले जाते हैं और जब लौट के आते हैं ना तो मैं हैरान रह जाती हूँ। जो मुझे थैले में नज़र आता है, तेरे पापा कभी दारू नहीं पिया करते, लेकिन 2-2 दारू का बोतल ले के आते हैं। मेरे घर में कभी मांस का प्रयोग नहीं होता है, मेरे घर में लहसुन तक नहीं बनता और वो कच्चा मांस लेके आते हैं, मिठाई लेके आते हैं। और तब मैं कहती हूँ ये किस सब क्या होगा, किसके लिए? तुम तो दारू पीते नहीं, मटन खाते नहीं हो, तो ये किसके लिए है? और तब कहते हैं मैंने तुम्हें बताया नहीं था, वो उसी प्रेतात्मा के लिए। उसने मुझसे वादा किया है कि आज रात को भी आएगी और उसको मुझे स्वागत करना है। उसने बताया था उसको क्या चाहिए। वो 2 बोतल दारू मांगी है, खाने के लिए मटन मांगी है, मिठाई मांगी है और उसके लिए मैं सब कुछ तैयारी करके लाया हूँ। जब आधी रात हो जाएगी तब इस कोने में एक दरवाज़ा खुल जाएगा और उसमें से वो प्रेतात्मा बाहर आएगी और उसने मुझे वादा किया है कि जल्द ही मुझे कर्जे से मुक्ति दिला देगी। मेरे पास में पहले जैसा सब कुछ हो जाएगा। बड़ा खुश थे, चहक रहे थे सब कुछ, और ऐसा लग भी रहा था कि वास्तव में ऐसा हो रहा हो। लेकिन मैं तुम्हारी तरह मैं भी तंत्र मंत्र पर यकीन नहीं करती। मुझे लगा कि तेरे पापा का दिमाग अब सटक चुका है। ऐसा ही वो बर्ताव कर रहे थे और मैं अब उनको निराश नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैं कहती हूँ कि क्या ये सही बात है? तब कहते हैं देख लेना, आज रात को आएगी। आज आधी रात जब हो जाएगा तब एक कोने में दरवाज़ा खुलेगा और उसमें से वो प्रेतात्मा बाहर आएगी। वो मेरी मदद करेगी, वो मेरी मदद करेगी। मुझे लगा कि जब रात होगी देखी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रात होती है और इसके बाद जब आधी रात होने के टाइम हो जाता है तब तेरे पापा उसी कोने में जा कर के सब कुछ ले कर के खड़े हो जाते हैं। मुझे तो नींद आ रही थी, मैं कुछ देर तक जगी जरूर थी और इसके बाद मेरी आंखें भारी भारी होने लगा, नींद सताने लगा और फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। लेकिन जब तेरे पापा चीखने लगे, चिल्लाने लगे, अरे उठो 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 उठो, देखो दरवाज़ा खुल गया है, दरवाज़ा खुल गया है, दरवाज़ा खुल गया है। मैं अपनी आंखें खोलती हूँ
तब मुझे वहाँ पर एक काला काला स्थान दिखाई देता है। हमारी दीवारें तो सफ़ेद है, लेकिन वहाँ पर जैसे काला धब्बा मुझे नज़र आ रहा था। कोने में एक बड़ा सा काला धब्बा, जिसमें एक इंसान आराम से उसमें जा सकता था, आ सकता था। जब मैं वो निशान देखती हूँ तो मुझे लगा तेरे पापा ने बनाया होगा, तेरे पापा ने बनाया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तंत्र मंत्र कुछ नहीं होता है, ऐसी शक्तियाँ कुछ भी नहीं होती है। वो चाहक रहे थे, चीख रहे थे कि देखो, ये देख रही हो ना, ये जो निशान बना हुआ है ना, इसी में से प्रेतात्मा बाहर निकलेगी। उसका आने का टाइम हो गया, देख लेना, अभी आएगी, अभी आएगी। लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद कोई भी प्रेतात्मा उस जगह से निकलती नहीं है। लेकिन वो निशान वैसे वैसे मुझे दिखाई दे रहा था। तब मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, नींद सताने लगा था। ऐसा मुझे क्यों हो रहा था मैं तो खुद भी नहीं जानती थी। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और नींद का झोंका जब आने लगा तो मेरी आंख बंद होती चलती गई। और उसके बाद जब तेरे पापा फिर चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि बचाओ बचाओ बचाओ, तब मेरी आंख खुलती है। और जो मैं देखती हूँ ना, मेरे पूरी तरह से मेरे शरीर कांप जाता है। मैं देखती हूँ कि उसमें से एक काली औरत उसी निशान के पास में खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसकी आंखें चमक रही थी। देखने में कोई प्रेतात्मा जैसे ही लग रही थी। बिखरे बिखरे बाल थे, गंदगी के ढेर नजर आ रही थी। अब मैं जब उसको देखती हूँ ना तो मेरी चीख निकलने लगती है, मैं डर जाती हूँ। तभी तेरे पापा चीख के कहते हैं, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ये मुझे खींच करके ले जा रही है, खींच के ले जा रही है। मैं पलंग से उठती हूँ और तेरे पापा का हाथ पकड़ लेती हूँ। और जैसे ही पकड़ती हूँ ना, वो स्थान और वो प्रेतात्मा दोनों को दोनों गायब हो जाते हैं। पापा तेरे सही सलामत थे, लेकिन बहुत डरे हुए थे। उनका बदन कांप रहा था, डरे हुए थे। हाँ, कह रहे थे कि देखो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए। वो प्रेतात्मा कल वाली कोई और थी और आज की कोई और है। वो प्रेतात्मा देखने में इंसान की तरह लग रही थी, लेकिन ये प्रेतात्मा कुछ अलग थी। ये मुझे खींच के ले जाना चाहती थी उसी सुरंग के अंदर में, उसी दरवाजे के अंदर में। मुझे मारना चाहती थी। देखो, सब कुछ उसने ख़त्म कर दिया। दारू भी पी गई, मांस भी खा गई, मिठाई भी खा गई, लेकिन मेरा काम नहीं हो। उल्टा मेरी जान लेने पर उतारू हो चुकी थी। तुमने मेरी जान बचाई, तूने मेरी जान बचाई। इसके बाद हम दोनों सो नहीं पाए थे। हम डरे डरे थे। हमें तो इतना डर लग रहा था कि हम रात भर एक दूसरे को हाथ पकड़े हुए अब आराम करते रहे। कब किधर से क्या हो जाएगा कुछ मालूम नहीं था। इतना डरावना माहौल मैंने कभी देखा नहीं था। अब मैं तेरे पिता से अब बोलने लगी थी कि ऐसा क्या किया था तुमने कि यहाँ पर वो सुरंग बन चुका था और मेरी आंखों के सामने देखते देखते गायब हो चुका था। ऐसा तुमने कौन सा विधि अपनाया था? और तब कहने लगे, मुझे नहीं मालूम, मैं तो बहुत सारे किताबों का अध्ययन किया था और उसमें से कौन किताब का वो नुस्खा काम कर गया मुझे खुद भी मालूम नहीं। मैं कहती हूँ कि जो तुमने दरवाज़ा खोला है दूसरी दुनिया का, उस दरवाजे को अब बंद करो, बंद करो। पापा किताबों का अध्ययन करने लगते हैं, लेकिन सारे उपाय कर लेते हैं। अब कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि ये दरवाज़ा बंद होगा कि नहीं होगा। देख लो, इसके बाद ये कहानी आज अब तुमने खुद देखा था कि तुम्हारे पिता उस कोने कोने में जा कर के दरवाज़ा बंद करने की कोशिश कर रहे थे। आज रात भी एक दूसरी प्रेतात्मा उसमें नजर आई थी। हाँ, उसने तेरे पिता को नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन उस प्रेतात्मा को देख करके तेरे पिता डर चुके थे। मतलब उस सुराख के अंदर से, उस दरवाजे के अंदर से हर रोज जो रात में कोई प्रेतात्मा निकल रही थी, अलग अलग थी। मतलब हमारे घर में एक ऐसा रास्ता खुल चुका था तो जो प्रेतात्मा से कनेक्ट करता था। बेटा, ये ठीक नहीं हुआ है, ये ठीक नहीं हुआ है। मेरी माँ सब कुछ बता करके रोने लगी थी। बेटा, हम अब क्या करेंगे? बेटा, अब क्या करेंगे? तेरे पिता तो मेरी बात को माने ही नहीं। मैं तो उसी टाइम मना कर रही थी कि ऐसा कोई गलत काम मत करो, गलत काम मत करो। देख लिया, गलत काम का गलत नतीजा हमारे घर में हो रहा है। मैं सब कुछ अब समझ चुका था। साइंस का विद्यार्थी था,
लेकिन मुझे लगने लगा कि माँ जो बताई है वो कभी झूठ बोलती नहीं है। यकीन मैं अब करने पर विवश हो चुका था। अब मेरे साथ में जो कुछ ऐसा अनुभव हो रहा था, जैसे मैं घर में आता था ना, तो मेरा मन बाहर में तो अच्छा रहता था, लेकिन घर के अंदर पहुंचते ही निराशा से भर जाता था, रोने का मन करता था। ऐसा लगता था कि निगेटिव शक्ति हमारे घर में बहुत सारा आ चुकी है और उन्हीं की वजह से ये सब ऐसा कुछ हमारे घर में चल रहा है। लेकिन इसका उपाय क्या है? इसका उपाय क्या है? मैं तो कुछ भी नहीं जानता था। मैं माँ से कहता हूँ कि वो सब किताबें जो पिताजी लेके आए हैं, वो किताबें कहाँ हैं? और तब माँ कहती है, किताबें सब रखी हुई बेटा, सब कुछ मैंने संभाल कर रखा हुआ है। तेरे पिताजी से सब कुछ हम पूछ करके ऐसा कुछ काम कर कि वो दरवाज़ा बंद हो जाए, वो दरवाज़ा बंद हो जाए। अब समय हो चुका था इस पर काम करने का। और इसके बाद हम दोनों लोग पिताजी कमरे में जाते हैं। अभी भी वो नींद में थे, क्योंकि सारी रात तो डर के मारे सोते नहीं थे, जागते रहते थे। उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश करते थे, जिसमें हर रात को नई नई प्रेतात्माएं नजर आती थी। और उसे देख करके पिताजी भयभीत हो जाते थे, माँ डर जाती थी। कोई प्रेतात्माएं कब क्या कर दे किसी को पता नहीं था। एक ऐसा पिताजी गलती से दरवाजा बना चुके थे जो सीधा प्रेत आत्माओं से कनेक्ट करता था, प्रेत आत्माओं के लोक में जाता था। ऐसा कोई रास्ता बन चुका था। अब वो रास्ता बंद करने की बारी थी, लेकिन कैसे कैसे हम कर सकते हैं? पिताजी को उठाते हैं। पिताजी जब उठते हैं तभी डरे हुए हालत में रहते हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि पिताजी, माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है, अब मुझसे कुछ छिपाना मत। अब मुझे वो रास्ता बताओ जैसे हम उस काम को कर सके, उस दरवाजे को हम बंद कर सके। वो दरवाज़ा हमेशा के लिए हमारे घर में ना रहे, वो हमेशा के लिए बंद हो जाए। वो भी तो कुछ उस किताबों में लिखा होगा। तब कहने लगे, बेटा मैं 10-15 किताबों का अध्ययन किया था। कौन सा किताब उस वक़्त में काम किया था मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मैं कई बार कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन उस रास्ता को मैं बंद कर नहीं पाता हूँ। हर रात नई प्रेतात्मा उसमें से निकल के आती है। कई बार तो लगता है कि मुझे खींच के अंदर ले जाएगी, मुझे मार देगी। बेटा हम क्या करें, अब क्या करें? तुम्हें कुछ देखो, तुम्हें कुछ देखो। मैं ना तो तंत्र मंत्र जानता था और ना इसके बारे में मुझे कोई विशेष ज्ञान था, लेकिन मेरे घर की बात थी। कोई दूसरा का काम तो थोड़ी करना था, मुझे अपना घर का ही सब कुछ करना था। और तब मैं उन किताबों को पढ़ने लगता हूँ। मैं जब पढ़ने लगता हूँ ना, तो उन किताबों पर मुझे यकीन नहीं होता है। ऐसे ऐसे बात लिखे हुए थे जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ऐसा भी संसार में होता है क्या? प्रेतात्मा किसी के बुलाने पर आ सकती है क्या? किसी को मदद कर सकती है क्या? उन किताबों में ऐसी कुछ बातें लिखी हुई थी जो मुझे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वो काम तो करना था। आखिरकार समय तो जरूर लगा। पूरा दिन किताबों को छानने में मुझे टाइम तो जरूर लगा। ना तो मैं ऑफिस जा पाया, ना जाने के मूड में था। मुझे लगने लगा कि यही सबसे बड़ा काम है, ये काम मुझे पहले करना होगा। तब जाकर के किताबों का अध्ययन मैं ख़त्म करता हूँ। एक किताब जो मुझे लास्ट में मिलती है और उसमें ये कुछ लिखा हुआ था कि ऐसा करने के बाद वो दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अब वो जो टोटका था, उसमें जो करना था वो भी आसान काम नहीं था। वो जो करना था उस पिताजी को ही करना था। पिताजी ने दरवाज़ा खोला था, अब पिताजी ही उस दरवाजे को बंद कर सकते थे। और उसमें जो टोटका लिखा हुआ था उसका भी तो अब व्यवस्था करना था। मैं तीनों मिल करके हम अब आपस में बात करते हैं और जो उसमें टोटका लिखा हुआ था मैं माँ को भी बताता हूँ कि देखो ये काम तो पिताजी ही करेंगे, अकेले ही करेंगे। हम दोनों उस घर में नहीं रहेंगे, सारा काम पिताजी को करना होगा। हाँ, जो भी लिखा हुआ इसमें सामान मैं बाजार से लेकर जरूर आऊँगा और इसके बाद आज रात को ही ये काम करना होगा। पिताजी और मैं और माँ हम आपस में सलाह मशवरा करते हैं। और पिताजी तो हमेशा डरे रहते थे। उनको डर इतना शरीर में बैठ चुका था, अब हद से ज़्यादा। हमेशा डरी डरी हालत में रहते थे। जरा भी कहीं बाहर शोर होता था तो चौंक जाते थे। उनको लगता था कि वो दरवाज़ा खुल चुका है, कोई प्रेतात्मा अंदर आ चुकी थी। लेकिन अभी दिन की बात थी,
लेकिन दिन में भी उनका ये ऐसे ही हालत था। हर आवाज पर चौंक करके खड़े हो जाते थे। आखिरकार जो टोटका था, विधि विधान था, उसका पूरा सामान मैं बाजार से ला करके घर में रख देता हूँ। अब फिर कहता हूँ पिताजी आपको ही करना पड़ेगा। जो विधि विधान होता है मैं सब पिताजी को उस किताब में लिखा हुआ था किताब पकड़ा देता हूँ और उनको दिमाग में बिठा देता हूँ कि ऐसे ऐसे उपाय करना पड़ेगा। पहले तो उस दरवाजे में से एक प्रेतात्मा निकलेगी और उसको हमें खाना पीना देना पड़ेगा और उसके बाद एक मंत्र है किताब में, उस मंत्र को पढ़ना पड़ेगा और जब वो मंत्र को पढ़ लेंगे तब वो प्रेतात्मा जो बहुत गुस्से में होगी और फिर शांत हो जाएगी। और शांत होने के बाद उससे आग्रह करना पड़ेगा कि आप अपने लोक को लौट जाइए और इसके बाद ये दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद अंदर से कर दीजिएगा ताकि कोई भी इस दरवाजे को खोल न सके। आसान सा काम था लेकिन बहुत ही डरावना काम था। एक प्रेतात्मा को उसमें सामना करना था। अब प्रेतात्मा कौन से निकलेगी, कैसे निकलेगी, कोई अच्छी प्रेतात्मा निकल जाए तो आसानी से काम हो सकता था। अब कोई बहुत ही भयानक प्रेतात्मा निकल जाए तो हो सकता है कि पिताजी के साथ कुछ बुरा भी हो सकता था। लेकिन करना तो था ही, हम किसी और पर विश्वास कर ही नहीं सकते थे। ये जो रास्ता खोला था पिताजी इस काम को कर सकते थे। आखिरकार पूरी तैयारी हो चुकी थी। अब वो शाम भी आ चुकी थी और धीरे धीरे रात अब गहराती जा रही थी। पिताजी बहुत डरे हुए थे, मम्मी के पास बैठे हुए थे, उनका हाथ पकड़े हुए और कह रहे थे कि हम ये काम किसी और से करवाएं तो। तब मैं कहने लगा कि नहीं, इस पुस्तक में लिखा हुआ है ये जो दरवाज़ा खोला है वही व्यक्ति दरवाज़ा को बंद करा सकता है विधि विधान से, जैसा उसमें लिखा हुआ है। इस चीज़ को आप गौर करना, वो मंत्र को अच्छी तरह से याद कर लेना, कोई बड़ा मंत्र नहीं है। जब वो मंत्र पढ़ोगे ना, वो जो भी आत्मा होगी बहुत ही गुस्सा उफान पर हो जाएगी, लगने लगेगा कि आपको वो ख़त्म कर देगी। लेकिन उस मंत्र को रोकना नहीं है, मंत्र को पढ़ते जाना है। आखिरकार वो जो प्रेतात्मा होगी उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, भोजन मांगेगी, भोजन देना। और जाते जाते वो सब बातें मैं पिताजी को बता दिया था। पिताजी डर रहे थे, कह रहे थे कि तू मेरे साथ में रहना, मम्मी कह रहे थे कि तू भी मेरे साथ में रहना। लेकिन ये काम अकेले ही करना था, अकेले ही सब कुछ पिताजी को करना था। अगर उस कमरे में कोई होता तो दरवाज़ा कभी भी बंद नहीं होगा, ऐसा उस किताब में लिखा हुआ था। अब आखिरकार वो वक्त आ चुका था। मेरी माँ मेरे कमरे में आ चुकी थी। मैं भी पिताजी को अंदर कर करके हमें बोला कि आप अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो, जब काम पूरा हो जाए तब दरवाज़ा खोलना। डरना मत, हौसला रखना, माँ को चेहरा देख लेना। आपको माँ से प्यार है ना, माँ के बगैर आप रह नहीं सकते हो ना, तो माँ का चेहरा देख करके इस काम को करना है। आप हिम्मत रखना, बिल्कुल हिम्मत के साथ काम करना। हम लोग आपके पीछे खड़े हैं। ऐसा कुछ लगे कि हाँ आपके साथ ज़्यादा खतरा हो रहा है तब दरवाज़ा खोल देना, चिल्लाना, हम लोग आ जाएंगे। इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। पिताजी को हमने अच्छी तरह से समझा दिया था, लेकिन वो भी एकदम कांप रहे थे, डरे हुए थे। कह रहे थे कि आज रात ये काम करना जरूरी है, फिर हम किसी रात को करेंगे। आज मेरा हिम्मत नहीं है, आज मेरा करने का इच्छा नहीं है, मैं डर रहा हूँ। तब माँ कहने लगी काम तो किसी न किसी रात को करना ही है, ये आपने ही तो सब कुछ किया है। मैं तो मना कर रही थी ना कि ऐसा काम कोई मत करो जिससे हमें खतरा हो, आप मानते नहीं थे ना। अब देख लिया ना, गलत काम का गलत ही नतीजा होता है। अब दरवाज़ा बंद कीजिए और जैसा मेरे बेटे ने कहा है वैसा ही कीजिएगा। बिल्कुल कोई गलत अब कदम मत उठाना। माँ भी समझाई, मैं भी समझा दिया तब पिताजी अब राजी हो चुके थे। समय जब आधी रात को होता है तब अंदर हो जाते हैं, दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। हम लोग अपने कमरे में आ चुके थे, लेकिन हमारा कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, हमारी कान उसी ओर लगी हुई थी। बिल्कुल पिताजी की आवाज़ कोई नहीं आ रही थी, मतलब वो दरवाज़ा अभी खुला नहीं था। 12 बज चुका था, फिर 12:15, 12:30। जैसे ही 12:30 से ऊपर का टाइम होता है तब वो मंत्र की आवाज़ मुझे सुनाई देने लगती है। जैसे ही मंत्र का आवाज़ सुनाई पड़ता है ना, मेरे रोम रोम खड़ा हो जाता है। मैं भी पसीने से नहा लेता हूँ। कुछ ऐसा ही हाल मेरी माँ का भी था। हम माँ बेटा
अपने हाथ एक साथ जोड़े हुए, और हम भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि सब कुछ सही हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, वो दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाए। हे ईश्वर, आप ऐसे ही करना। हे बजरंगबली, आप ऐसे ही करना। सारे देवी देवताओं को आह्वान कर चुके थे, आप हमारे पापा की रक्षा करना, हमारे पापा की रक्षा करना। माँ भी प्रार्थना कर रही थी, मैं भी प्रार्थना कर रहा था। वो मंत्र काफ़ी देर तक हमें सुनाई दिया था, और उसके बाद बिल्कुल शांति छा गई थी। दिल धड़क रहा था, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन वहाँ पर बिल्कुल शांति थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कमरे में कुछ हलचल ही नहीं है। हम दोनों डरे हुए थे। इंतजार इंतजार, कितना इंतजार करें। आखिर ऐसा घर में क्या हो गया। मेरे पिता बिल्कुल शांत पड़े हुए थे। क्या वो दरवाज़ा बंद हो चुका था? क्या वो दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो चुका था? पिता अभी तक दरवाजे से बाहर निकले नहीं थे, और हम लोग अभी भी अपने कमरे में थे, दरवाज़ा खोल करके, ताकि पिताजी कोई आवाज़ करें तो हम भागते हुए चले जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। 1 बज जाता है, 1:30 बज जाता है, और तब दोनों के दोनों हम लोग एकदम परेशानी में भर जाते हैं। एक दूसरे से सवाल पूछते हैं, अब क्या करें, अब क्या करें। मंत्र का आवाज़ आपने भी सुना, हमने भी सुना, और उसके बाद वहाँ शोर शराबा तो होना चाहिए था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बात क्या है, चलें हम अंदर, चल के दरवाज़ा खटखटाएं। मैं माँ से पूछता हूँ तो माँ कहती है, अब कितना इंतजार करेंगे, चलो अब चलो, जो होगा देखा जाएगा। माँ बेटे दरवाजे पर पहुँचते हैं, दरवाज़ा पीटते हैं, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। पिताजी कोई जवाब नहीं देते हैं। माँ भी चिल्लाती है, मैं भी चिल्लाता हूँ, पिताजी दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। लेकिन शायद बड़ा मन में संदेह होने लगता है, कहीं आत्माओं ने पिताजी के साथ में कुछ गलत तो नहीं कर दिया। मैं भी डर चुका था, मेरी माँ भी डर चुकी थी। हम दोनों डरी हुई हालत में दरवाजे को पीट रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन पिताजी के कानों पर जू नहीं रेंग रही थी। ऐसा लग रहा था कि पिताजी के साथ में कुछ गलत हो चुका है। हम दोनों को दोनों निराशा में डूबने लगते हैं। हमें लगता है कि शायद गलत हो चुका है, अब तो दरवाज़ा तोड़ना ही पड़ेगा, अब दरवाज़ा तोड़ना ही पड़ेगा। मैंने अब सोच लिया था कि मुझे करना क्या है, और हम ज़्यादा इंतज़ार कर नहीं सकते। इसके बाद मैं दरवाजे पर अब जोर आजमाइश करने लगता हूँ। आखिरकार मैं भी मजबूत कदकाठी का था। वो दरवाज़ा कब तक टिकता। उसकी कुंडी टूट चुकी थी और दरवाज़ा खुल चुका था। कमरे में एक दुर्गंध फैला हुआ था, और जब हम चारों तरफ पिताजी को देखने लगते हैं कि आखिर है कहाँ, और तब जा कर के उसी कोने के पास जमीन पर पड़े हुए थे, बेहोशी में। पहली बार तो हम तो देखे तो डर गए थे कि उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। हम दोनों रो पड़े थे। दौड़ते हुए पिताजी के पास पहुंचते हैं। माँ तो बिलखने लगी थी, लेकिन मैं सांस चेक करने लगा था तो सांस चल रही थी। और तब मैं माँ को बोलता हूँ, जिंदा है, जिंदा है, अभी इनको लेके चलते हैं बाहर। क्या हुआ इनके साथ में, इनको होश में लाने के बाद ही पता चलेगा। मैं अपने कमरे में लेके आता हूँ, उनको होश में हम करने लगते हैं, पानी छिड़कने लगते हैं, और तब जा कर के बड़ी मुश्किल से बहुत टाइम के बाद वो अपनी आंखें खोलते हैं। और जैसे ही आंखें खोलते हैं फिर डर जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और बड़बड़ाने लगते हैं। अब नया तमाशा एक शुरू हो चुका था। इसको तमाशा ही कह सकता हूँ। ये पिताजी ने शुरू किया था। जब माँ ने मना किया था तो ऐसा काम करना जरूरी था। अब तो हम दोनों को दोनों और डर जाते हैं। पिताजी से पूछते हैं कि रात में क्या हुआ, लेकिन वो बता ही नहीं पाते। डरी डरी अवस्था में रहते हैं। हर बार में जब हम पूछते हैं तो कुछ भी नहीं बोलते, मुंह खोलते ही नहीं है। चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, दौरा पड़ने लगता है, उनकी आंखें फड़फड़ाने लगती है, अपना गर्दन इधर उधर झटकने लगते हैं। अब नई कहानी एक घर में शुरू हो चुकी थी। तो इसका मतलब था कि मंत्र का तो जाप हमने सुना था, आवाज़ भी सुनाई पड़ी थी, तो क्या वो दरवाज़ा बंद नहीं हुआ था? और वहाँ पर जो भी टोटके का सामान रखा हुआ था, जो दारू में जो मांस था, वो कुछ भी नहीं था, मिठाई भी नहीं थी। मतलब जो भी प्रेतात्मा निकली थी सब कुछ अपने साथ लेके जा चुकी थी। दरवाज़ा बंद किया कि नहीं किया ये तो पता नहीं था। और पिताजी के साथ में ऐसी क्या हालत हो गई थी। अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग क्या करें।
इसके बाद हम किताब को फिर दोबारा से अध्ययन करने लगता हूँ, लेकिन ऐसा कोई नतीजे पर मैं पहुँच नहीं पाता हूँ जिसे अपने पिता को होशो हवास में लाया जाए, उनको स्वस्थ किया जाए। तब हम दोनों बड़ा परेशानी में घिर जाते हैं। इसके बाद मैं सोचने विचारने लगता हूँ, माँ से भी सलाह ले लेता हूँ कि हाँ, अब हम लोग करें तो क्या करें, पिताजी को कैसे स्वस्थ करें और कैसे हम जानें कि उस घर में वो रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका है। अगर बंद हो गया होता तो पिताजी की हालत ऐसे कैसे हो गई है। हम दोनों के पास में इसका कोई जवाब नहीं था और न हम जवाब को ढूंढ पा रहे थे। और तब माँ सोचते सोचते कहने लगी, ऐसा कर, हम किसी तांत्रिक गुनी के पास चलते हैं, उनसे सब बात बताएंगे। वो लोग भी तंत्र मंत्र का जानकार हैं, हमारी जरूर मदद करेंगे। लेकिन मैं किसी तांत्रिक वांत्रिक को जानता नहीं था। आखिरकार जब घर पर पड़ती है, अपने आप पर पड़ती है, तो रास्ता तलाशना ही पड़ता है। और इसके बाद मैं अपने दोस्तों से मदद लेता हूँ और तब एक दोस्त मुझे मेरी मदद करता है। एक तांत्रिक बाबा के पास पहुँचते हैं। वो तांत्रिक बाबा देखने में एकदम हड्डियों के ढांचा थे और उम्र भी बहुत ज़्यादा थी। पहली बार तो उन्होंने मना कर दिया कि ना, जब तुम्हारे पिता ने दरवाज़ा खोला है तो उनको दरवाज़ा बंद करना चाहिए, उनको ज़रूर आना आता होगा, हम ये तुम्हारी काम में मदद नहीं कर सकते। अब तुम्हारे ही पिता वो सब कुछ काम कर सकते हैं। और तब मैं कहता हूँ कि जब मेरे पिता होश में रहेंगे तब ना पूरी कहानी बता देता हूँ कि उनके ऊपर क्या बीती है। तब भी वो मना करते हैं। मैं उनको और मेरे दोस्त ने बहुत मनाने की कोशिश किया कि आप मेरी आखिरी उम्मीद हो, और तब जा कर के वो मानते हैं और कहते हैं मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन पूरा मैं वादा नहीं कर सकता हूँ कि मैं उस दरवाजे को बंद कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, या तुम्हारे पिताजी को स्वस्थ कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। मैं ज़्यादा इस पर आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकता। और तब मैं कहने लगा कि जो भी करेंगे आप हमारे भले के लिए करेंगे, आप चलिए तो सही एक बार हमारे घर पर। बड़ी मुश्किल से वो तैयार हुए थे और इसके बाद हम अपने घर पर ले आते हैं। तब तक रात हो चुकी थी। घर में घुसते ही वो एकदम रुक गए थे। कहने लगे, इस घर में तो बहुत सारी प्रेतात्माएं मुझे महसूस हो रही है। हर तरफ जैसे प्रेतात्माएं घूमती हुई नजर आ रही है। जैसे बोलते हैं ना, मैं तो बड़ा भयभीत हो जाता हूँ। मतलब हम लोग प्रेतात्माओं के बीच में रात गुजार रहे थे और मुझे तो अभी तक ऐसी कोई प्रेतात्मा दिखी भी नहीं थी। लेकिन वो मैं समझ रहा था। घर के अंदर में आते ही उदासी भर जाती थी, रोने का मन करता था, मेरे मन बिल्कुल शांत नहीं रहता था। सब प्रेतात्माओं की वजह से हो रहा था। मुझे प्रेतात्मा तो नहीं दिखती थी, लेकिन मैं उस चीज़ को अनुभव कर पा रहा था। और तब कहते हैं कि चलो वो कमरा दिखाओ। जब तांत्रिक बाबा कहते हैं, और तब मैं पापा के कमरे में ले जाता हूँ। उस कोने में ले जाता हूँ जहाँ पर मम्मी ने बड़ा सा धब्बा देखा था, कोने के अंदर में। अब मम्मी ही बताती है कि इसी जगह पर धब्बा था, काला सा निशान जैसे बना हुआ था, जैसे किसी ने अपने हाथों से काला पेंट लगा दिया हो। मुझे तो ऐसा ही लगा था। बाबा जी कहते हैं कि ठीक है, आप लोग इस कमरे से निकल जाओ, मुझे अपना काम करने दो। हम सारे के सारे लोग निकल जाते हैं। अब बाबा जी अपना थैली खोल लेते हैं और कहते हैं, जाते जाते दरवाज़ा बंद कर देना, यहाँ कोई आएगा नहीं जब तक मैं ना बुलाऊं। और उसके बाद उस घर में मंत्र की आवाज़ गूंजने लगती है और वो आवाज़ बंद नहीं होती है, लगातार चलती रहती है। जैसे तांत्रिक बाबा उस काम को ख़त्म करना चाहते हो, लेकिन इस काम में बहुत वक्त लग रहा था। और इधर जो मेरे पिताजी थे आराम से सोए हुए लग रहे थे। अचानक उनकी आंखें खुल जाती है और उसके बाद झटके से उठ करके खड़े हो जाते हैं। जब तक हम लोग समझते तब तक वो दौड़ते हुए अपने कमरे के दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। अगर मैं दौड़ करके पिताजी को पकड़ नहीं लेता तो शायद उस दरवाजे के अंदर चले जाते जहां पर तांत्रिक बाबा पूजा पाठ कर रहे थे। उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी, चेहरे का रंग एकदम लाल लाल नजर आ रहा था, बड़े गुस्से में लग रहे थे, जैसे उनके ऊपर में कोई प्रेतात्मा सवार हो चुकी थी। उस दरवाजे में जाने का जिद कर रहे थे। उनके आवाज़ उन्हीं की थी, लेकिन आवाज़ बदली हुई थी, भारी भारी आवाज़, जैसे भारी आवाज़ शब्दों में बोल रहे थे।
मैं इस कमरे में जाऊंगा, मैं यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होने दूंगा। चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, जैसे उस कमरे में जाकर के तांत्रिक बाबा को भगाने की कोशिश में करने वाले थे। मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा था और ऐसा कर भी सकते थे। उनके अंदर में बहुत सारी ताकत आ चुकी थी, मैं उनको संभाल नहीं पा रहा था। तब मैं मम्मी को आवाज़ देता हूँ, मम्मी आप भी आइए, आप भी आइए। पिताजी मुझसे संभल नहीं रहे हैं। आखिरकार हम दोनों मिलकर के फिर अपने कमरे में लेके जाते हैं। मैं दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देता हूँ, और लेकिन वो शांत नहीं बैठते हैं। इधर उधर हर कोने की तरफ भागते रहते हैं, दीवार को ठकठकाते हैं। आंखें कभी खुली होती है, कभी बंद होती हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मुझे उस कमरे में जाना है, मुझे उस कमरे में जाना है, मुझे उस कमरे में जाना है। बस इतना ही शोर करते थे। अब हम लोग बहुत डरे हुए थे। आखिरकार पिताजी ने ऐसा क्या कर दिया था, ऐसा कौन सा रास्ता खोल दिया था, और जिसके वजह से हम सारे के सारे लोग परेशान हो चुके थे। क्या वो तांत्रिक बाबा उस रास्ता को बंद कर पाएंगे? मुझे तो उम्मीद थी, और आखिरकार उम्मीद पूरी भी हुई। पूरा जब रात को 2:30 बज चुका था, तब तांत्रिक बाबा की आवाज़ आती है, आ जाओ आप सभी। और जब अब उनकी आवाज़ आती है ना, तब तक पिताजी चकरा करके ज़मीन पर नीचे गिर चुके थे, बेहोशी में आ चुके थे। हम डर गए थे। मैं मम्मी को बोलता हूँ कि मम्मी आप पापा को संभालो, और मैं तांत्रिक बाबा को लेके आ रहा हूँ। मैं भागता हूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ और जाके देखता हूँ तो सब कुछ सामान्य से था। उस घर में पूजा पाठ हुआ पड़ा था। अब मैं कहता हूँ पहले तांत्रिक बाबा, मेरे पिताजी की बेहोशी आ गई है, पूरी कहानी जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। तब कहते हैं ये तो होना ही था, चलो अच्छा हुआ, बेहोश तो हो गया तो जल्दी होश में भी आ जाएगा। और जब होश में आएगा ना तो सब कुछ भूल जाएगा कि इस घर में क्या हुआ था, क्या चल रहा था। अच्छा है, लेकिन मैं डरा हुआ था। मैं कहता हूँ बाबा जी कम से कम आप होश में तो ला दीजिए। और तब हमारी बात को मानते हैं, और तब मेरे पिताजी होश में आते हैं कुछ यत्न करने के बाद में। और इसके बाद वास्तव में वो जो पहले डरे हुए दिखाई देते थे, उनका डर दूर निकल चुका था। अब मैं कहता हूँ तांत्रिक बाबा से, क्या वो रास्ता बंद हो चुका है? और तब कहते हैं हाँ, रास्ता भी बंद कर चुका है, और सारे प्रेतात्माओं को मैं, जो तुम्हारे घर में खुली घूम रही थी, इधर उधर विचरण कर रही थी, सबको मैंने उसी रास्ते से वापस भेज दिया। और तब जाके दरवाज़ा बंद किया, और तभी तो इतना टाइम लगा था। अब तुम्हारे घर में ऐसा कुछ नहीं होगा, बशर्ते ऐसा कोई गलत काम तुम लोग ना करो, और सारी किताबें मुझे दे दो। ये किताबें तुम लोग का मतलब का नहीं है, ऐसा गलत काम फिर इस घर में कभी होना भी नहीं चाहिए। हम सारी की सारी किताबें तांत्रिक बाबा को दे दिए थे। सुबह में उनको स्थान पर पहुंचा के आ जाते हैं, और हम बड़े खुश थे। अब जैसे मेरा पहले परिवार था वैसा तो बिल्कुल हो चुका था। पिताजी भी अब स्वस्थ नज़र आ रहे थे। हाँ, कर्जा का जरूर टेंशन था, और धीरे धीरे हम कमाते गए और कर्जा जो था भरते गए। लेकिन ऐसा गलत काम हमारे घर में फिर कभी हुआ भी नहीं था। अब मैं तो ऐसा गलत काम करने का सोच भी नहीं सकता था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, अजय जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई अपनी आप बीती है, ऐसी कोई कहानी है जो आप मुझ तक शेयर करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर अपना घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हाइप वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, फिर कल मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम में, एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।